क्रिटिकल क्वेश्चन आंसर फोरम्स। देखा जाए तो क्लास के अंदर टीचर्स बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं ये देखने के लिए कि क्या टीचर्स बच्चों को जो कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चों की समझ में भी आ रहा है या नहीं, और ये देखने के लिए भी कि टीचर ने बच्चों को जो कुछ पढ़ाया है बच्चे वो सीख रहे हैं या नहीं। और इसके अलावा टीचर बच्चों से क्वेश्चन इसलिए भी करता है ये देखने के लिए कि बच्चे क्लास में उसके लेक्चर पर अटेंशन पे कर रहे हैं या नहीं। इसलिए टीचर्स बच्चों से जो भी क्वेश्चंस पूछे टीचर्स को वो वाले क्वेश्चंस केयरफुली प्लान करने की ज़रूरत है। क्रिटिकल क्वेश्चन एंड आंसर फोरम्स की 2 बेसिक हेडिंग्स हैं, जनरल गाइडलाइंस एंड टेक्सोनमी ऑफ क्वेश्चन टाइप्स। जनरल गाइडलाइंस के अंदर हमने 3 चीज़ों को डिस्कस करना है, पर्पस, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। पर्पस के अंदर हमने क्या देखना, पर्पस का मतलब होता है मकसद। तो यहाँ पर हमने देखना है कि क्लासरूम के अंदर बच्चों से सवाल पूछने का क्या पर्पस होता है। तो अक्सर जो टीचर्स हैं वो ये बताते हैं कि हम बच्चों से क्वेश्चनिंग इसलिए करते हैं ताकि स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप हो सके, स्टूडेंट को हम मोटिवेट कर सकें ताकि क्लास के अंदर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। कुछ टीचर्स इस तरह से बताते हैं कि हम इसलिए बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि स्टूडेंट की प्रेपरेशन की एवेल्युएशन कर सकें और हम ये देख सकें कि जो हमने आज पढ़ाया था कि क्या कल बच्चे वो सीख कर आए हैं या नहीं, घर में उन्होंने जाकर कुछ पढ़ा भी है या नहीं। कुछ टीचर्स इस वजह से भी क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि वो कहते हैं क्वेश्चन पूछने का हमारा पर्पज़ ये है हम ये देखें कि स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप हुई हैं या फिर नहीं। कुछ टीचर्स इसलिए भी क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि वो स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज को जज करना चाहते हैं। नेक्स्ट इसके गाइडलाइंस के अंदर आता है प्रिंसिपल कि वो कौन से असूल हैं जो कि आपने क्वेश्चंस पूछते हुए अपने जहन में रखने हैं। पहली बात तो ये कि क्वेश्चन जब भी आपने पूछने अपने सारी क्लास से पूछने हैं, ये नहीं कि सारे के सारे आप सिंपल क्वेश्चंस पूछें बल्कि कुछ ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस भी पूछें। सिंपल क्वेश्चन पूछने का फ़ायदा ये होगा कि क्लास के अंदर जो पुअर स्टूडेंट होंगे वो उसको आंसर कर सकते हैं और ट्रिकी क्वेश्चंस का आंसर जो है क्लास के जो ज़हीन बच्चे हैं वो इसका जवाब दे सकते हैं। ये ना हो कि आप सिंपल क्वेश्चंस पूछें और सभी बच्चे जो है उनको आ जाएँ और ट्रिकी क्वेश्चन पूछें और वो किसी को भी ना आए। तो इसके अलावा स्टूडेंट जो भी अपना रिस्पॉन्सेज दें, आंसर्स दें, अगर उनका वो करेक्ट है तो आप उसको इनकरेज करें। फिर ये भी नहीं कि आपने बच्चे से कोई सवाल पूछा और साथ ही कहें कि मुझे फ़ौरन ही जवाब चाहिए। बच्चे को कम से कम 30 सेकंड्स तो दें उसे सोचने के लिए कि वो अपने सवाल का जवाब दे। फिर ये भी नहीं कि अगर जैसे कि क्लास में आपने कोई सवाल पूछा है, 5-6 बच्चों ने अपने हैंड रेज़ किए हैं, तो आप एक का सवाल पूछ लें, उसने सही जवाब दे दिया तो आप बिठा दें, बाकियों से पूछे ना। जो 5 और 6 बच्चों ने अपना हैंड रेज़ किया आप उनसे भी पूछें। पूछने के बाद फिर बताएँ कि किसका सही था, किसका गलत था। टेक्निक्स के अंदर अब टीचर क्या देखेगा कि जो भी उसने क्वेश्चन बच्चों से पूछना है तो वो किस तरीके से पूछ सकता है। अब जैसे कि टीचर जो है जो भी क्वेश्चन बच्चों से पूछने जा रहा है तो उसे चाहिए कि उस क्वेश्चन को रिपीट भी करे। ये ना हो कि बस एक बार बोल दिया, जो जिसको समझ आ गई और दोबारा टीचर रिपीट नहीं करेगा। नहीं, उसे रिपीट करने की भी ज़रूरत है, किस लिए, ताकि जो सारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें उस क्वेश्चन की समझ आ सके। इसके अलावा टीचर को क्वेश्चन पूछते हुए सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए और स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग यूज़ करनी चाहिए ताकि उन्हें समझ आ सके। इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है टेक्सोनमी ऑफ क्वेश्चन टाइप्स। यहाँ पर हमने देखना है कि क्वेश्चंस को हमने 4 क्वाड्रेंट्स में 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। लो ऑर्डर क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर क्वेश्चंस, कन्वर्जेंट क्वेश्चंस और डाइवर्जेंट क्वेश्चंस। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आती है क्वेश्चन की टाइप, लो ऑर्डर क्वेश्चन। अब जैसे कि टीचर है उसने बच्चों को एक पिक्चर दिखाई है जिसमें लाइन बना हुआ है। यहाँ पर टीचर बच्चों से ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाट कलर इज़ द लाइन इन दैट पिक्चर। यानी कि पिक्चर है उसमें बच्चों ने देखकर ये बताना है कि लाइन का क्या कलर है। तो यहाँ पर बेसिकली टीचर क्या चेक करना चाहता है, स्टूडेंट की एबिलिटी को चेक करना चाहता है कि क्या उन्हें कलर्स का पता है, कि क्या वो कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर टीचर जो है वहाँ पर बच्चे जो है किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, टैन कलर है, लाइट येलो है या फिर फान कलर है, इसमें से कौन सा कलर है इसका। इसके बाद आते हैं हाई ऑर्डर क्वेश्चंस। वहाँ पर टीचर ये पूछेगा, व्हाई डू यू सपोज द लाइन इज़ दैट कलर। जैसे कि अगर बच्चे ये कहें कि लाइन का कलर जो है फान कलर है, तो यहाँ पर टीचर कहता है कि लाइन का कलर जो है वो फान कलर ही क्यों है। लो ऑर्डर क्वेश्चन में देखा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि सिर्फ बच्चों ने कलर को ही आइडेंटिफाई किया, लेकिन हाई ऑर्डर क्वेश्चन में टीचर ने फिर ये पूछा कि लाइन का कलर अगर आपने ये बताया तो यही उसका कलर क्यों है। तो यहाँ फिर बच्चे को जो है एक क्रिटिकल टाइप का क्वेश्चन आता है। यहाँ पर बच्चे को रीज़न बतानी पड़ेगी कि लाइन का ये वाला कलर क्यों है। तो यहाँ पर इस सवाल का जो जवाब है देने के लिए बच्चा जो है लाइन का रिलेशनशिप देखेगा उसके इन्वायरमेंट के साथ, किसी दूसरे लाइन के साथ, उसकी फूड चेन के साथ। क्योंकि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि जिस किस्म के इन्वायरमेंट में होते हैं उनका कलर्स उसी के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाता है। जबकि कुछ में उनकी जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व होती है कि जो उनका पेरेंट का कलर होता है नेक्स्ट फर्दर जो है उनकी जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनमें वो वाला कलर आ जाता है।
इसके बाद आते हैं कन्वर्जन क्वेश्चंस। कन्वर्जन क्वेश्चंस में हमने देखना है कि इसके अंदर टीचर बच्चों से ये पूछता है व्हाट अदर एनिमल्स कैन यू थिंक ऑफ डैट यूज़ कलर एज कैमोफ्लेज। यहाँ पर टीचर ये पूछता है कि अगर आपने जैसे कि लाइन का कलर फान कलर बताया है तो और कौन से एनिमल्स हैं जिनका ये वाला कलर हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चे जो है एनिमल्स की एग्जांपल देकर बताएंगे। तो हो सकता है कि कोई दूसरे एनिमल्स का भी ये वाला कलर हो, लेकिन ये वो एज अ कैमोफ्लेज हो। कैमोफ्लेज किसे कहते हैं? जैसे कि अगर एक एनिमल है कोई भी, जैसे कि ट्री है, उसके ऊपर जो है वो डार्क कलर होगा। ट्री का अगर डार्क कलर है उसके ट्रंक का, तो जो डार्क कलर वाला एनिमल है वो वहाँ पर जाकर बैठ जाएगा। तो अगर उसका जो प्रीडेटर है जो कि उसको शिकार करता है उसका, वो वहाँ पर एनिमल को दिखेगा तो उसको वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो वहाँ पर छुपा होगा। ट्री का जो डार्क ट्रंक है उसमें ही उसका कलर जो है मिक्स हो जाएगा और उसका जो प्रीडेटर होगा उसको वो नज़र नहीं आएगा। इसे बोलते हैं कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज को एनिमल्स यूज़ करते हैं खुद को हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए। तो यहाँ पर कन्वर्जेंट के अंदर थोड़ा और ज़्यादा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन आ गया है। डाइवर्जेंट के अंदर फिर टीचर ये पूछता है सपोज द लाइन हैड बीन बोर्न विद अ मच डार्कर कलर्ड कोट, व्हाट डू यू प्रिडिक्ट वुड हैपन टू दैट लाइन इन द वाइल्ड। क्या आप ये सपोज करें कि अगर लाइन का कलर जो है वो डार्कर कलर्ड कोट है, तो फिर आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि अगर ये वाला लाइन अगर वाइल्ड में होगा, तो वाइल्ड में अगर वो होगा तो वाइल्ड के जो एनिमल्स होंगे, वाइल्ड एनिमल्स कौन से होंगे कि जो जैसे कि जंगल वगैरह के अंदर रहते हैं, फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं, जिनको हमने अलाउ किया कि वो एनिमल्स वहाँ पर जो है फ्रीली घूमें फिरें, अपने फूड को खुद ही जो है ऑब्टेन करें। तो वहाँ पर लाइन का जो कलर होगा वो चेंज होगा। तो यहाँ पर बच्चे जो है फिर बताएंगे खुद ही कि लाइन का कलर किस हवाले से चेंज होगा। क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक। क्लासरूम असेसमेंट किसे कहते हैं? जब टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं तो वह ये देखना चाहते हैं कि क्या बच्चे वाकई अपने टीचर से कुछ सीख रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए टीचर बच्चों की असेसमेंट करता है। असेसमेंट किस तरीके से कर सकता है? ड्यूरिंग लेक्चर भी बच्चों से क्वेश्चनिंग कर सकता है। इसके अलावा जब बच्चों के लेक्चर्स वगैरह सारे ख़त्म हो जाते हैं, जब उनके फाइनल एग्जाम्स होते हैं, तो तब भी टीचर बच्चों की असेसमेंट करता है। तो जो असेसमेंट टीचर क्लासरूम के दौरान ही करता है, ड्यूरिंग अपने लेक्चर करता है, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जब बच्चों के एग्ज़ाम्स आते हैं, फाइनल एग्जाम्स, उसे बोलते हैं बच्चों की समेटिव असेसमेंट। यानी कि जब सेशन ख़त्म हो जाता है तो तब जो असेसमेंट की जाती है उसको समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, और ड्यूरिंग लेक्चर जो करता है उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। यहाँ पर इस टॉपिक पर हमने देखना है कि जो क्लासरूम असेसमेंट है इसकी कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसके अलावा ये कि क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक को यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स, क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए। यानी कि इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि इसने स्टूडेंट की लर्निंग को चेक करना है। तो यहाँ पर हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि क्या स्टूडेंट क्लास के अंदर सीख रहे हैं या नहीं, बजाय ये कि यहाँ पर हम टीचिंग के ऊपर तवज्जो दें कि टीचर की टीचिंग को इम्प्रूव करें। तो यहाँ पर हमारा बेसिक पर्पज़ ये है कि हमने बस स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूव करना है। सेकंड ये कि ये टीचर डायरेक्टेड होनी चाहिए। यहाँ पर हमने टीचर के ऊपर फोकस करना है कि टीचर को पता होना चाहिए कि स्टूडेंट की किस चीज़ को असेस करना है, कैसे असेस करना है, और ये कि असेसमेंट से जो टीचर को इन्फॉर्मेशन मिलेगी टीचर स्टूडेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। इसके अलावा ये कि ये जो असेसमेंट है ये म्यूचुअली बेनिफिट होनी चाहिए कि इसके अंदर स्टूडेंट को, टीचर्स को, दोनों को ही इन्वॉल्व करना होना चाहिए। दोनों ही लर्निंग में पार्टिसिपेट कर सकेंगे और इससे दोनों को ही बेनिफिट्स मिलेगा। ऑन गोइंग, क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स जो है ये ऑन गोइंग होनी चाहिए, यानी कि ये ड्यूरिंग क्लासरूम भी होनी चाहिए। अब हमने देखने हैं एडवांटेजेस ऑफ क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक। क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक के कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक से टीचर्स को पता चलता है कि उसके स्टूडेंट्स को कितना आता है। क्लासरूम असेसमेंट स्पीडी होती है, इससे टीचर का बहुत कम टाइम जो लगता है, दिन के वक्त तकरीबन 5 या उसके 10 मिनट लगते होंगे, और फिर फाइनल एग्ज़ाम में तकरीबन 1 या 2 घंटा। इससे स्टूडेंट को भी फीडबैक मिलता है कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है।